अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। संडे को आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। हार्जू जी, आप तो परिवार का हिस्सा है। आप जब कहेंगे तब हम आपके लिए समय निकालेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट। आप थैंक यू बहुत सो मच कि बहुत आपने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। सर आज हम बात करेंगे जरा चाइना और भारत की, और एक न्यूज़ जो हमने देखी, हमने आपके साथ शेयर भी की। उसमें बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर कुछ चीज़ों को लेकर भारत जो है वो ट्रेड कर रहा था या डिपेंडेंट था, समझ लीजिए कि केमिकल्स हैं कुछ मेडिकल के लिए या मेडिसिन के लिए, कई चीज़ों में जो है दोनों कंट्रीज अभी भी साथ काम कर रही है। तो कहा यह जा रहा है उस रिपोर्ट के अंदर या उस न्यूज़ के अंदर कि भारत उसको कम करना चाह रहा है कि चाइना के साथ ज़्यादा जो है किसी चीज़ में ज़रूरत ना रहे चाइना की। वाक़ई में आपको लगता है कि ये सही स्टेप है और ऐसा ही करना चाहिए? देखिए, आज की जो सिचुएशन है आरजू जी, जो 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 एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं, इंटरडिपेंडेंस इज अ की वर्ड ना। आप हर कुछ अपने यहाँ नहीं बना सकते हो और आप सब कुछ दूसरों से मंगा भी नहीं सकते हैं। तो उसके बीच में आपको एक वो करना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। चाइना के साथ दिक्कत ये है कि जैसे मैं ये मानता हूं कि इंटरडिपेंडेंस ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर जो है, ये एक अच्छा चीज है। इट्स अ गुड न्यूज, प्रोवाइडेड कि जो इंटरडिपेंडेंस है वो किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन पे या ब्लैकमेलिंग पे डिपेंडेंट ना हो। कि अब जैसे आपने देखा, जो कोरोना का जो सबसे बड़ा डाउनफॉल था वो ये था कि जब आप ओवर डिपेंडेंस कर देते हैं इंटरडिपेंडेंस की जगह, तो फिर ये होता है कि एक कंट्री में अगर शटडाउन हो रहा है तो पूरी दुनिया ही उससे इंपैक्टेड फील कर रही थी। उसके इम्प्लीकेशंस बहुत हैवी थे। सो आई वुड से कि जो इंडिया कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। जहां पे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं वहां पे हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर आप जैसे अमेरिका है, वो दुनिया भर में ताल ठोक सकता है, मिलिट्री ताल इसलिए ठोक सकता है कि मोस्ट ऑफ द चीज उनकी यहाँ बनती है। उनके यहाँ लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, और भी 50 तरीके के जो बड़ी बड़ी वेपन कंपनियां हैं वो हैं। अब अगर आपको लड़ाई लड़ना है, वो लेट से आप अमेरिका से लड़ना चाहते हो, अमेरिका के वेपन से, अमेरिका के टेक्नोलॉजी से लड़ना चाहते हो, दैट इज रिडिकुलस। उसी तरीके से चाइना का जो हेजेमनी है एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम प्लास्टिक टू टॉय टू, जिसे कह लीजिए टूल, सब कुछ वो बना रहे हैं। तो ये टॉय टू टूल का जो सफर है ना, अब आपने देखिए कि अभी जो आपने मुझे आर्टिकल भेजा था उसको ही मैं देख रहा था। उसमें यह था कि इंडिया जो फार्मास्यूटिकल में है, आई हैड नो आइडिया कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद भी द आर्टिकल सजेस्टेड कि इंडिया हैज अ क्रूशियल डिपेंडेंस ऑन चाइना एज फार एज द रॉ मटेरियल गोस, जिसको वो एग्जैक्टली। केएसएम कहते हैं कि स्टार्टिंग समथिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, केएसएम्स एंड एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स। सो पॉइंट है कि बिकॉज सर मैं तो वो आर्टिकल या वो न्यूज़ देख के काफ़ी हैरान इसलिए हुई कि मुझे लगा कि मेडिकल में या मेडिसिन में तो भारत ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है, तो मुझे ख्याल नहीं था कि चाइना से भी कुछ लिया जा रहा हो। लाइकवाइज एकदम एग्जैक्टली दैट सेटबैक इवन आई गॉट। तो बट वही है कि देखिए, मैंने कहा ना, कंप्लीट कंप्लीट जो कह लीजिए कि सॉवरेनिटी फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग तो मुश्किल होती है, क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर हमने जो धरती पे नक्शा खींचे हैं, जो 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 मानचित्र खींचे हैं, वो मानचित्र में ये है कि कई चीजें किसी और के पास चली गई हैं, कुछ चीजें हमारे पास चली गई हैं, कुछ चीजें किसी और के पास हैं। तो उसमें आपको फिर शेयर करना पड़ता है एक दूसरे से नेचुरल रिसोर्सेज को। हाँ, बट अगर मेरा फिर वही मानना, मैं मानता हूं कि इंटरडिपेंडेंस अच्छी चीज है। इससे ग्लोबल पीस बना रहेगा। आप समझ रही है ना, यदि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इकोनॉमिकली निर्भर है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है, तो फिर वॉर जैसी चीजें बहुत कम होती हैं, बिकॉज वो उस इंटरेस्ट को ब्रेक करती है, उस इंटरेस्ट में एक तरीके का ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। सो अगर आप इंटरडिपेंडेंस इन अ पॉजिटिव वे, इट्स गुड फॉर वर्ल्ड पीस। बट एट द सेम टाइम आप अगर ऐसी किसी कंट्री पे डिपेंडेंस है कि वो तो आप पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन आप उस पे डिपेंडेंट है, देन दैट्स आल्सो डेंजरस सिचुएशन। तो चाइना का जो हेजेमनी है, चाइना के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इंक्लूसिव नहीं है दुनिया के लिए। चाइना एक अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है उसको मानना नहीं चाहते।
गिवन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो तो इंडिया ये अच्छा कर रहा है कि जहां पे आप इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, वहां तो आपको इंडिपेंडेंस होना चाहिए। आप जबरदस्ती का डिपेंडेंस रखें कि हम अपने घर पे बना सकते हैं मगर हम बनाए चाइना से, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नेवर बी वेलकम। तो अगर गवर्नमेंट मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस तरीके के रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इंडिया में बनने चाहिए और उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया के कई गरीब देशों में जहां पे कि जेनेरिक ड्रग्स हैं वो जो ये यूरोपियन कंपनियां या अमेरिकन कंपनियां उतना महंगा बेचती हैं, इंडिया इज एन ऑप्शन। सो इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिटरली कीप्स अलाइव थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल। क्योंकि सर कई बार ये भी होता है ना कि आपकी अगर किसी कंट्री से आपकी टेंशन चल रही है, जैसे कि चाइना से चल रही है, आप माने या ना माने, ठीक है, आपके ट्रेड है, सब कुछ है, लेकिन एक टेंशन तो है लद्दाख को, कभी वो बंद कर दें, अगर वो कह नहीं हम नहीं दे रहे, आप क्या कर लेंगे? नहीं देखिए, ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता। आपको डब्ल्यूटीओ के रूल्स होते हैं, आपको कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप अगर दुनिया से पंगे लेने लगेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होता 12 महीने बंद कर दिया, जाओ क्या करोगे, ऐसे नहीं होता। बिकॉज आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपके कोई एग्रीमेंट वगैरह होता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका एग्रीमेंट होता लेकिन सर अगर रिन्यू ना हो वो एग्रीमेंट, अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है उस एक खास टाइम के बाद अगर वो रिन्यूअल पे ना जाए, तब भी तो प्रॉब्लम तो आ सकती है, क्योंकि हमारे खुद के पास नहीं है, हम क्यों देंगे? नहीं, रिन्यूअल नहीं, आपके हर कॉन्ट्रैक्ट में एक इमरजेंसी क्लॉज होता है। वॉर है, कुछ ऐसे सिचुएशन में उसमें वो बिल्कुल एक सॉवरेन स्टेप ले करके और जो कमर्शियल एक्टिविटी है, प्राइवेट कमर्शियल एक्टिविटी, उसको वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक राइट है सॉवरेन स्टेट के पास। हालांकि उसका जुडिशियल रिव्यू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड्स में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में किया जा सकता है, किया जाता भी है, लेकिन फिर भी ये कि आपको परेशानियां तो आएंगी बड़े आराम से। इसमें तो आप बिल्कुल सही कह रही है कि वो जब चाहें वो रोकना चाहें तो रोक देंगे, एक कोई भी इंटरनेशनल इमरजेंसी क्लॉज लगा करके, कुछ भी लगा करके कि भाई वॉर हो रहा है या हमारी इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर पा रही। जैसे इंडिया ने चाइना के जो एप्स थे उनको ब्लॉक किया ही था ना। इंडिया ने धीरे धीरे चाइना के जो और भी गुड्स आ रहे थे उन पर टैरिफ बढ़ाना या इस सब बढ़ाने का काम तो अभी तक नहीं किया, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन जो हमको करना चाहिए। सो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉ में भी और ट्रेड लॉ में भी, कि जो स्टेट है उसके पास पावर होते हैं, इमरजेंसी पावर, जिसमें कि वो इस तरीके की चीजों को रोक सकते हैं सप्लाई करने में। तो बात आपकी सही है और बिल्कुल उसको देखते हुए हमें जहां पे हम सेल्फ डिपेंडेंस हो सकते हैं वहां करना चाहिए, और इंटर डिपेंडेंस में भी वहां रखिए जहां पे आपकी एनिमोसिटी नहीं हो। बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा, इंडिया का जो एलएसी वाला पार्ट है वहां पे टेंशन है, परपेचुअल टेंशन है। जयशंकर साहब बार बार बोल चुके हैं कि हम चाइना के साथ रिश्ते अच्छे नहीं कर सकते जब तक कि ये बॉर्डर टेंशन ऐसे चलता रहेगा। तो उस पर आंखें बंद कर लेना तो फिर शुतुरमुर्ग वाली बातें हो जाएंगी कि हम चाइना से बड़े अच्छे रिलेशनशिप में। वी आर एट द लोएस्ट ऑफ चाइना इंडिया चाइना रिलेशनशिप इन पास्ट सम 20 years और समथिंग। सर चाइना के लिए आप समझते हैं कि कितना मुश्किल वक्त है ये, कि जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि भारत सोच रहा है कि वो जो केमिकल्स बनते हैं मेडिसिन के लिए या जो भी चीज चाइना से ली जाती है वो खुद ही बना ली जाए, दूसरी तरफ चाइना में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अपने ऑफिसेज जो है या अपने सेंटर्स जो है वो लाकर भारत में जो है उसको ओपन कर रहे हैं, भारत से काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो कई कंपनीज एप्पल हो गई और कई दूसरी कंपनीज हो गई। आपके ख्याल से चाइना के लिए ये कितना टफ होगा? इकोनॉमी पहले खराब है उनकी। आपकी इस क्वेश्चन से ना मुझे याद है, मैं कल परसों कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि वोक्सवैगन की जो फैक्ट्री है पहली बार जर्मनी में वो बंद होने जा रही है। उसका कारण क्या था? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं ईवीज, ये वोक्सवैगन काफी हद तक चाइना में वो करता था, एक्सपोर्ट करता था। वहां की जो लोकल कंपनियां आई, खासकर ये BYD और ऐसी टाइप की जो कंपनियां हैं, इन्होंने प्रोडक्ट्स जितने एग्रेसिवली मार्केट में उतारे कि वोक्सवैगन उस अटैक को झेल ही नहीं पाया। जिस प्राइस पे उन्होंने मार्केट में, चाइनीज मार्केट में अपने गुड्स को उतारे, लोकल गुड्स को, और जो चाइनीज नेशनलिज्म था उसने जो है, पैट्रियटिज्म जो भी कह लीजिए, उसने जो है लोकल गुड्स के प्रति लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाला कि नाउ वोक्सवैगन को, मतलब पिछले 50-100 साल में जर्मनी में पहली ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी होगी जिसको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करना पड़ा।
सो पहले तो ईवीज आर ऑलरेडी गिविंग गुड चैलेंज टू कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल वाली व्हीकल रही हैं। उसके बाद चाइना का जो मास प्रोडक्शन की एबिलिटी है, वो एबिलिटी आप नहीं मैच कर पाइएगा जल्दी। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू मैच दैट एबिलिटी। इसको देखते हुए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो चाइना के डिपेंडेंस है और उसको जो हम रोकना चाह रहे हैं वो दूरदर्शी है। अगर हमें अपने, बिकॉज चाइना के साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंस आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी खतरा पैदा करती है। अगर इकोनॉमी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी दो अलग अलग चीजें हो तो आदमी को कोई डर भी नहीं हो। लेकिन चाइना के साथ क्या है कि अगर आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है तो इट विल कॉस्ट यू टेरिटोरियली। उसको देखते हुए तो ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो जैसे सेमीकंडक्टर में देखिए अभी जो मोदी साहब गए और जो सिंगापुर के साथ जो डील्स हुई हैं, जो साइन हुआ है, एक दुनिया में भी रीजिंग है। दुनिया इज ऑल्सो ना, चाइना से सिर्फ इंडिया ही नहीं डरा हुआ है, डरा एज इन की वो चाइना के निगेटिव उस तरीके की बात करें जो उनका निगेटिव इरादा है दुनिया की किसी भी सॉवरेनिटी को न मानने का और एक हेजेमनिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का। उसको देखते हुए कई देश हैं जो चाइना को अपने लिए खतरा मानते हैं। चाइना एक इविल बन चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस कर दी, उन्होंने इतनी ज्यादा, आज दुनिया का हर काम, आपकी किचन से लेकर के साला आपके कार तक का हर कुछ चाइना बनाता है। और ये आपकी हमारे यहाँ तो होली दीपावली में ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां आती थी वो भी ज्यादा मेड इन चाइना होकर के आ रही थी। आलम ये है। तो धीरे धीरे इन चीजों को आदमी रोक रहा है और दुनिया भी इसको चाहती है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम किया जाए। और मेरे ख्याल से 10 साल लगेगा। अगर विल है तो ये इसको हम सब्सटेंशियली कंप्लीटली तो करना मुश्किल है, बिकॉज कि उस स्केल को मैचअप करना मुश्किल होगा, बट सब्सटेंशियली हम जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सर अचानक से, या अचानक तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि कुछ टाइम से जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन बढ़ी हैं, काफी ज्यादा बढ़ी हैं, और हमने देखा भी है। जबकि उससे पहले किसी जमाने में ये भी कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई। तो वो क्या था हिंदी चीनी भाई भाई, और ये भाई भाई से एकदम से जो है वो ये लड़ाई कैसे शुरू हो गई, ये मुझे अक्सर समझ में नहीं आता। हिंदी चीनी कभी भाई भाई थे नहीं। वो जब ये भाई भाई बोला गया उसके 1 महीने बाद अटैक कर दिया गया था। तो हमें तो भाइयों ने लूटा गैरों में कहा दम था, वो इंडिया के ऊपर लागू होता है। जिसने हमने भाई कहा हम वहीं पे हार गए, आप समझिए। तो हिंदी चीनी वॉज नेवर भाई भाई। वो एक इंडियन जो कंटेम्प्ररी लीडरशिप थी वो इंटरनेशनलिस्ट थी। वो नेशनलिज्म को बुरा समझते थे, और वो इंडिया में नेशनलिज्म था भी नहीं, क्योंकि इंडिया एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है, इंडिया नेशनलिस्ट कंट्री नहीं है। लेकिन वो जो यूरोपियन नेशनलिज्म को हमारे यहाँ एक भारतीय नेशनलिज्म का ऑल्टर ईगो देखा गया कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है वही इंडियन नेशनलिज्म है, इसलिए नेशनलिज्म को दबाओ और जो है वो इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट करो। तो हमारी उस समय की लीडरशिप वो वर्ल्ड की चिंता में रहती थी। जैसे तिब्बत में हमने चाइना को मान लिया, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने चाइना को मान लिया, चाइना को दे दिया। हम चाइना की वकालत करते रहे। जो आपके साथ अफगानिस्तान ने किया वो हमारे साथ चाइना ने किया। आप चाइना के मामे ताए बनते रहे, अरे अफगानिस्तान के मामे ताए बनते रहे हर जगह जा करके, और अमेरिका, और अभी आपके बॉर्डर पे हालत खराब है। यही है ना। आप दुनिया भर में जिनके एसेट खोल दो, अच्छे लोग हैं, तालिबान बुरे और अच्छे सब होते हैं, इनका पैसा वापस करो। इमरान खान जी बिना वकालतनामा सामने साइन किए वकील बन चुके थे अफगानिस्तान के। द सेम थिंग वी डिड विद चाइना। हमारी जो उस समय की जो कंटेम्प्ररी लीडरशिप थी वो चाइना की बातें करती थी। भाई वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन में अपनी सीट का ना उनको चिंता होकर के चाइना को दे दो जी, चाइना को दे दो जी। तो वो चाइना ने उसको उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया जो आपके साथ अफगानिस्तान ने किया, वो हमारे साथ चाइना ने किया। देखिए हम लोग एक ही चीज का शिकार हो रहे हैं, आप इस्लाम के नाम पे और हम कम्युनिज्म के नाम पे। ठीक है ना, शिकार हम दोनों लोग एक ही तरीके से हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपके लोग भी सीखेंगे, हम तो सीख ही गए हैं। लेकिन तो हमें तो पता नहीं लग रहा, हम अभी तक पिटे जा रहे हैं, हमें अभी तक समझ नहीं आई। आप लोगों को शायद आ गई होगी। नहीं, हमें आ गई। हमने चाइना से 1962 का वॉर अगर हारा तो उसके बाद 3 वॉर में वी गिव देम अ ब्लडी नोज। और उसके बाद आप गलवान में भी देखिए, वी मैच देम इन एस्केलेटिंग द टेंशन इन जिसे कह लीजिए मूवमेंट ऑफ आवर ट्रुप्स। फॉर एवरी सिंगल सोल्जर वी मैच देम अप। हमने वो जो डीबीडीओ रोड था उसमें हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके और टैंकें और मिसाइलें और बड़े बड़े जो आर्टिलरीज होते थे उसको पहुंचा के दिखा दिया। तो चाइना वाज टेकन अ बैक।
चाइना को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया मैचअप कर जाएगा। उसके बाद हमने जो दूसरी हाइट्स थी कैलाश पर्वत वाली साइड की, वो हाइट्स को हमने तय करके एक सुपीरियर एडवांटेज मिलिट्री टैक्टिक के हिसाब से एडवांटेजियस पोजीशन भी ले ली थी। तो इंडिया हैज बीन एग्रेसिव टू चाइना। What we have done कि we have stopped trusting China। ये एक जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है हमारे यहाँ, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, वो चाइना की ओर सॉफ्ट रहता है। बट ये जो जो जिनको आप कह लीजिए जो पैट्रियटिक इंडियंस हैं, जो जो जमीन से रूटेड है, वो चाइना को उस तरीके से नहीं देखते। दे सी चाइना एज अ थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड चाइना हैज बीन सो। तो अब तो हमारे यहाँ पे ये भी दिक्कत चल रही है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, अभी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हो रहे थे, बट मतलब ऑल ऑफ अ सडन जिसको कह लीजिए, अब ये है कि इंडिया में जो भी चीजें हो रही हैं या बांग्लादेश में जो भी चीजें हो रही है, वो अमेरिकन डीप स्टेट करवा रहा है। यानी हिंदुओं की जो कत्ल मचाया जा रहा है, या बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट को छोड़ा जा रहा है, उस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, वो यूएस का डीप स्टेट करा रहा है। अगर ये डीप स्टेट करा रहा है, इफ इट इज समहाउ ट्रू कि वो मोदी गवर्नमेंट को वीक करना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास अभी भी वो एबिलिटी है फॉर अ रिजीम चेंज, तो फिर ये तो इंडियन जो डीप स्टेट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि आप कितना अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं। क्वाड का फ्यूचर क्या होगा, जो इंडिया एक तरीके का वो दिखा रहा था अमेरिका के साथ बॉन्डिंग का स्कोप, की हमारी सॉवरिन जो इम्पार्शियलिटी है उसको मेंटेन करते हुए भी हम रशिया और चाइना दोनों के बीच, रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं। और अगर अमेरिका ये सिग्नल दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप एक जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो नहीं रख सकते, आपको हमारे इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, अगर ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ये मैं मान लूं कि जो भी हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन के साथ जो उनका कत्लेआम मचाया जा रहा है, अभी कल एक बच्चे को लिंच कर दिया उन्होंने, मार दिया उत्सव मंडल को, तो ब्लास्फेमी के आधे उसमें। तो पॉइंट ये कि फिर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि फिर इस वर्ल्ड ऑर्डर में गेम तो हम भी खेलेंगे। देखिए, आप गेम खेल करके कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हो, परेशान कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीतोगे, क्योंकि हमने बहुत एम्पायर्स को देख लिया यहाँ पे, उसको हम डील करना जानते हैं। आप डिस्टेबलाइजेशन एक हद तक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी चालें उल्टी पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कॉन्स्पिरेसी करते हो तो वो शुरू के 2 महीना काम करती है, 3 महीना काम करती है, उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट टेक ओवर करते हैं। तो पहला जो फायदा होता है, चूंकि वो फायदा ऑफ सरप्राइज होता है, वो हमेशा कॉन्स्पिरेटर के पास जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका विक्टिम होता है कॉन्स्पिरेटर का, वो हमेशा जीतता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य पराजित हो सकता है, परेशान नहीं। तो जो लोगों को परेशान किया जाता है कॉन्स्पिरेसी करके, केसेस में फंसा देना, ये फंसा देना, उससे उसको क्षणिक प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉन्स्पिरेसीज कभी नहीं जीतती, कभी नहीं जीतती। तो आप देखते हैं जी जी, लेकिन सर मुझे हैरत है कि आपके यहाँ से कई ऐसे लोग जो कि एम्बेसडर्स वगैरह भी रह चुके हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे, मैंने उनको कई बार लास्ट 2 इयर्स में मैंने उनसे कहा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा कि भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है, या भारत की इकोनॉमी जो है वो कहीं बेहतर हो गई है। लेकिन और इसको लेकर जो है वो भारत को यकीनन थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए कि अमेरिका जो है वो किसी का दोस्त नहीं। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं है। ऐसे मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता था, इसीलिए इंडिया ने रशिया से कभी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ा अमेरिका के कहने पे, क्योंकि वो हमें पता था, ये मैं तो पढ़ते हुए आया हूँ आर्टिकल्स और ये, कि अमेरिका पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते। अमेरिका जो है वो किसी का, आप यहाँ पे पूरी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एंटी अमेरिकन है, जिसमें कांग्रेस आती है, कम्युनिस्ट पार्टी है, दे ऑल आर एंटी अमेरिकन। मोदी जी जो थे, या ये दूसरी जो वो थी, वो एक स्ट्राइक करना चाहते थे, बैलेंस बिटवीन रशिया एंड वेस्ट, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो वेस्ट के साथ अलाई करती हैं। तो वो आप ये कहिए कि वी कंप्लीटली ट्रस्टेड इन अमेरिका ना, हमने अमेरिका के कहने पे कोई बात नहीं की, क्वाड बनाया, उसका मिलिटराइजेशन नहीं किया, हम अफगानिस्तान में नहीं गए, हमने चाइना के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं ली, या हमने रशिया के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं ली। हाँ, अगर उनको ये लग रहा है कि मोदी जी को गले लगाने से, अगर इफ दे आर अर्क
और यही वो कर सकते हैं कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट को वो पलट दे और वहां पे फिर जो है जो माइनॉरिटीज है उसके खिलाफ वो कुछ करवा दे, तो उनकी लिंचिंग करवा दें और हत्या करवा दें, इससे कुछ हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। कॉन्सिक्वेंस तो उनको भी पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब आप तालिबान बना रहे होते हो और रैम्बो फिल्म बना करके और आप चिल्ला रहे होते हो कि ये मुजाहिदीन है, फिर वही मुजाहिदीन पलट करके काटता है 9/11 में, तब समझ में आता है जब बड़े बड़े वर्ल्ड टावर गिरते हैं तो गिरेंगे आपके भी, समय वो आएगा, कब वो हमारे हाथ में नहीं है। सो आज देखिए शेख हसीना जी ने कहा कि ये हमारे यहाँ क्रिश्चियन स्टेट कार्व आउट करना चाहते हैं। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम का अभी आज का आर्टिकल है, आप जाके पढ़िएगा। न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल अभी आज छापा है, उसमें ये कहा है कि इंडोनेशिया इज अ न्यू प्लेस जहां से कैथोलिक जो प्रीचर्स है और जो जो वो है पादरी जो है वो अब दुनिया को भेदे जा रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाली के पास के इलाके में कैथोलिसिज्म को घुसेड़ दिया और वो वहां पे अब एक पावरफुल फैक्टर है। 3-4 लाख लोग जो है वो कैथोलिक्स जो है वो पूरी दुनिया में जाकर के सर्व कर रहे हैं उन कंट्रीज में जहां पे कि यूरोपियंस नहीं जाते हैं। तो वो ये कह देना रिलीजन जो है वो एकदम वो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में विश्वास करते हैं, वो नहीं है भी। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की इक्वलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि इंडियन जो धार्मिक है वो किसी को गलत प्रोसिल्टाइज ही नहीं करता। सामने वाला कह रहा है आपको प्रोसिल्टाइजेशन है तो वो सिमिलरिटी भी नहीं है। बट ठीक है, अमेरिका का पहला राउंड होगा। फर्स्ट राउंड हमेशा कॉन्स्पिरेटर का जाता है, सेकेंड राउंड में उनको अपने $1 ट्रिलियन के हार्डवेयर अफगानिस्तान में छोड़ के भागना पड़ा। अल्टीमेटली वही होगा, अल्टीमेटली वही होगा। क्या आप इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, किसी को मरवा दो, इससे ज्यादा आपके हाँ। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। फिर जनता जी 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 आप कंप्लीट कर लें प्लीज। उसके बाद जो जनता रिस्पॉन्स करती है डेमोक्रेटिकली, अमेरिका को जो फेस करना पड़ेगा और वेस्ट के डिक्लाइन का कारण भी यही बनेगा। क्योंकि जब आप ना लोगों, क्योंकि आप देख लीजिए, आप बहुत पावर का वो करते थे कि हमारा जो है इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर हम चलाते हैं, हम दुनिया को चलाते हैं। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन में, यूक्रेन में अटैक तो कर दिया, अब कुछ नहीं कर पाए रशिया आज हारा इसलिए क्योंकि वॉर एज अ टैक्टिक्स टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ। आज आप में वॉर करने की, और ना ही आज का लीडर उतना बर्बर हो सकता है जो आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले होता था। वो जैसे अब अगर पुतिन चाहें तो 1-2 न्यूक्लियर बम मारे, कीव खत्म कर दें, उसके बाद जो सिविलियन है उसको मार दें, इसको मार दें, बड़े आराम से वो मुहिम बना सकते हैं। जैसे आते थे तैमूर वैमूर, शहर के शहर जिले के जिले वो जो है वो जला देते थे, नगर के नगर जला देते थे वो लोग, खपड़ियों के मीनार बना देते। आज आप वो नहीं कर सकते। इसलिए वॉर की जो लेजिटिमेसी है या वॉर की जो यूटिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। अमेरिका मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, अपना वेपन लेके यहां तो नहीं चलाएगा। आप कितनी तरीके से ये बांग्लादेश को इस तरीके से चला पाओगे। ये जो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, इट विल पिंच यू, इट विल बाइट यू इन योर ओन बैक, क्योंकि ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये आपके लिए एक हॉस्टाइल जगह बन जाएगी। फिर यू विल हैव नो टेकर्स। इनिशियली तो आप इसको इनिशियली यू कैन टेक इट एज अ विन कि हम इंडियन गवर्नमेंट को परेशान कर दिए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद भी बहुत से कार्ड हैं। बांग्लादेश की जो नकेल है वो कसने हमको भी आती है, क्योंकि आप लगातार बांग्लादेश को सप्लाई नहीं कर सकते जो सप्लाई हम कर सकते हैं। जो डिस्टर्बेंस हम बांग्लादेश में काउज कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। और प्लस चाइना एंड रशिया वुड बी मोर देन हैप्पी जो कि वो इसमें आपका साथ देंगे। और अगर मैंने ऐसा कहा, अल्टीमेटली अगर आप वॉर लाना चाहते हो तो फिर ले आओ। अल्टीमेटली गेम अगर वॉर का होना है कि अमेरिकन वांट्स टू ओपन अ फ्रंट इन बांग्लादेश एंड फाइट अ वॉर विद इंडिया, तो बात अलग है। अदरवाइज अगर ये आप डीप टैक्टिक्स से ऐसे करने चाहते हो तो इंडिया भी कर सकता है। नहीं सर, मेरा तो ये ख्याल है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग बार बार एक दूसरे को परेशान करें। अब यही होना चाहिए कि एक दूसरे की गलती से सीख के आगे बढ़े और एक दूसरे को जीने दें, जीने के लिए स्पेस दें, और ये टेंशन जो है ये मजीद ना बढ़े। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।